हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी फाइनली हम उस चैप्टर में पहुंच गए हैं जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका एक्सरसाइज 11.1 आज हम लोग सॉल्व करना सीखने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज है ना बच्चा 11.1, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बेसिकली कोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोन क्या होता है, तो जैसे आइसक्रीम वाला कोन हो गया, या फिर ये मकई जो है ये भी कोन के शेप में है। उसके अलावा तुम लोग भी बहुत सारे कोन के एग्जाम्पल जानते हो, जैसे वो जो जोकर वाला कैप होता है उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारे कोन के एग्जाम्पल्स होते हैं। एक ट्री भी होता है कोन के शेप में। तो जो कोन होता है बेटा ना, उसके अगर हम लोग सरफेस एरिया का बात करें तो दो टाइप का सरफेस एरिया होता है। यहाँ पर चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो मान लो कि ये तुम्हारा आइसक्रीम वाला पोर्शन है। तो जब तुमने आइसक्रीम खाया होगा तो तुम साइड साइड में जिस पार्ट को पकड़ते हो ना, वो पार्ट तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया कहलाता है, जिसे शॉर्टकट में CSA कहा जाता है। और अगर ऊपर में जो सर्कल वाला एरिया रहता है जिसमें वो कागज लगी हुई रहती है, उस वाले एरिया को भी अगर हम मिला दें तो फिर कर्व सरफेस एरिया और वो सर्कल वाला एरिया मिल करके हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ना यही सरफेस एरिया से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए हुए हैं 11.1 में, उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, ये होता है हमारा पाई आर एल। ये इधर वाले को आप याद नहीं करोगे, ये सब डिटेल में जो लिखा है, शॉर्टकट में बस इतना याद करो कि पाई आर एल अगर हम यूज करते हैं तो इस फॉर्मूला से हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल करके आता है। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो जैसा कि मैंने बताया कि ये साइड साइड का कर्व सरफेस एरिया में हम ऊपर में जो सर्कल वाला एरिया होता है उसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखो कि हमने यहाँ जो फॉर्मूला लिखा है ना कर्व टोटल सरफेस एरिया का, उसमें जो फॉर्मूला बना है वो इन दोनों को मिलाकर बना है। ये है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, और प्लस में हमारा पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो ये कौन सा सर्कल है, ये ऊपर में जो हमारा सर्कल रहता है उसका फॉर्मूला है। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो यहाँ पर देखो पाई कॉमन मिल रहा है तो पाई कॉमन ले लिया, दोनों के पास आर कॉमन मिल रहा है तो आर कॉमन ले लिया, यहाँ पर L बच जाएगा और यहाँ पर से एक R बच जाएगा, तो ब्रैकेट में L प्लस में R लिख दिया गया है। तो मान लो एग्जाम में अगर तुम्हें टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला याद अगर नहीं भी आ रहा हो तो भी तुम क्वेश्चन को छोड़ोगे बिल्कुल भी नहीं, तुम इस फॉर्मूला का यूज करके भी सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल का जो एरिया है मिल करके हमारे कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है। और अगर तुम्हें फॉर्मूला याद करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा हो ना, तो मैंने एक फॉर्मूला शीट बना दिया है इस पूरे चैप्टर का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। इसका मैंने डिटेल में एक फॉर्मूला शीट बना दिया है जिसमें मैंने सिलेंडर भी, क्यूबाइड भी इंक्लूड कर दिया है। वैसे तो तुम्हारे बुक में नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो वो वाला पीडीएफ तुम्हें डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पर एक लिंक मिलेगा नोट्स वाला, उसके थ्रू तुम लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। ये वाला जो हमारा एक्सरसाइज है 11.1, इस एक्सरसाइज में एक चीज ध्यान रखना, और तुम लोग जब एग्जाम दोगे ना तो तुम्हारे बहुत सारे डाउट जो रहते हैं, मैक्सिमम बच्चों के ये डाउट रहते हैं कि सर हम पाई का वैल्यू 22/7 यूज करें या पाई का वैल्यू 3.14 यूज करें। तो इसका सिंपल सा आंसर है बेटा कि हर क्वेश्चन में आपको 22/7 ही यूज करना है। पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 यूज करना है जब तक तुम्हें कुछ दूसरा यूज करने के लिए ना कहा जाए। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, पहले क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पाई का कोई वैल्यू लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो तुम इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 22/7 ही यूज करोगे। इसमें भी पाई का वैल्यू 22/7 यूज करोगे। लेकिन मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन अगर तुम देखो तो इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर लास्ट में इस तरीके से लिखा रहता है, बस आपको उसी क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। अदरवाइज बाकी सारे के सारे क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है उसे रीड करते हैं और इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द कोन इज 10 पॉइंट में 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो कोन का बेस है उसका डायमीटर बोल रहा है 10.5 सेंटीमीटर है, और जो स्लैंट हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर तुम देखोगे स्लैंट हाइट लिखा हुआ है वर्ड, तुम बोलोगे सर ये स्लैंट हाइट क्या होता है, तो अभी तुमने जो फॉर्मूला में एल देखा ना लिखा हुआ, वो एल को ही हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं। एल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्लैंट हाइट से। अगर हम फिर से कोन की बात करें तो देखो कोन में एक हमारा रेडियस होता है, इसे ही बेस कहा जाता है। नीचे वाले को ये मत सोचना कि सर यहाँ पर हमारा बेस जो है पतला सा है तो ये 10.5 कैसे दे दिया। ये जो सर्कल वाला पार्ट होता है ना बेटा, उसको हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डायमीटर भी होगा और डायमीटर का आधा रेडियस होता है सर्कल में। उसके बाद जो टेढ़ी वाली लाइन होती है, तिरछी जो लाइन बनती है ना, इस वाली लाइन को ही स्लैंट हाइट कहा जाता है और इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एकदम सीधी लाइन ऐसे बनती है इसको हम लोग हाइट कहते हैं, और ये जो हाइट होती है ना, ये रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है। तो ये हमारा नॉर्मल हाइट है।
ठीक है। इसका यूज़ हम लोग अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया में इस हाइट का यूज़ नहीं करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है जब हम वॉल्यूम निकालते हैं उस समय। तो फिलहाल आप लोग रेडियस का यूज़ करोगे और ये जो टेढ़ी वाली हाइट है, तिरछी वाली हाइट है, जिससे हम एल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वाले का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर हम लोगों को डायमीटर दिया हुआ है और स्लैंट हाइट दिया हुआ है। हमसे कहा गया फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, आपको बताना है कि जो कर्व सरफेस एरिया होगा उस कोन का वो कितना होगा। तो बस फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेट करो। चलो कैलकुलेट करने का जो ईजी तरीका है वो मैं सिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर डायमीटर हमें दिया हुआ है 10 पॉइंट में 5 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर में तुम ये ध्यान रखना कि अगर तुम लोग डेसिमल में गड़बड़ कर देते हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो डेसिमल में गड़बड़ करते हैं, जैसे मैं भी बचपन में डेसिमल में बहुत गड़बड़ करता था, तो तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका है कि तुम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें सर, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो तुम पहले पूरा इस नंबर को उतार लो एज इट इज़ और डिवाइड बाई में यहाँ पर 10 लिख दो। तुम इसे चाहो तो थोड़ा कट करके छोटा भी कर सकते हो, अगर वो नहीं करना चाहो तो भी चलेगा, बट ये अब क्या हो गया, एक फ्रैक्शन में चेंज हो गया, डेसिमल से फ्रैक्शन में। इसे हम लोग ना क्लास 6-7 में सीखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायमीटर हो गया। अब हम लोगों को डायमीटर को तो जरूरत होता नहीं है फॉर्मूला में, फॉर्मूला में होता है रेडियस का जरूरत। तो रेडियस के लिए हम क्या करते हैं, डायमीटर को आधा कर देते हैं। तो अगर ये हमारा डायमीटर है 105 डिवाइड बाई में 10, आधा करने के लिए तुम मल्टीप्लाई बाई 1/2 भी कर सकते हो, या नीचे में ऐसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा। इसको बस ऐसे ही रहने दो, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये मैं सोचना कि सर क्या इसको हम लोग 20 लिखें सॉल्व करें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ना तो वहाँ पर देखना कटपीट जरूर होता है। तो जब कटपीट करनी ही है तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये रेडियस हो गया। और साथ ही साथ हमसे क्या कहा गया था, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किससे, जैसे कि मैंने बताया कि स्लैंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई थी कितनी, तो वो बोला गया था 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, तो सिंपल सा काम करना है, हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर और फिर एल, यानी कि पाई का मल्टीप्लाई रेडियस से करो और स्लैंट हाइट से करो। तो यहाँ पर पाई के बदले में मैंने जैसे आपको बताया 22/7 ही यूज़ करना है, जब तक कि उसमें कुछ और लिखा ना हो। उसके बाद रेडियस के बदले में हम लोगों को हमने देखा, ये हमने रेडियस बनाया है, तो हम रेडियस के बदले में 105 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे। ये हो गया। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, हम तो इसको ही अगर हम लोग 10.5 डिवाइड बाई 2 लिखें तो थोड़ा आसान लगता है। तो तुम्हें अगर वो आसान लगता है तो वैसे भी लिख सकते हो, बाकी ये ज़्यादा ईजी रहेगा आने वाले क्वेश्चंस में। अब उसके बाद एल का जो वैल्यू है वो 10 है, तो हमने 10 लिख दिया। अब तुम देखो एकदम फटाफट कट होगा ना, नीचे का ये 10 ऊपर का 10 कैंसिल हो गया। ये 2 के टेबल से 2 के टेबल में 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 के टेबल में 11 टाइम पे हमारा 22 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। ये और ये 7 से कट हो जाएंगे, 7 के टेबल में 7 1 जा 7, यहाँ पर ये हो जाएगा 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 10 में से 7 कट होगा, बचेगा 3, वो आगे जाकर के 35 बना दिया, तो 7 5 जा ये 35 हो जाएगा। तो फाइनली डिनोमिनेटर साफ हो गया है। न्यूमरेटर में हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाई में 15 बचा है, तो 15 का 10 से मल्टीप्लाई करो 150 आ जाएगा, और एक बार और कर दो 15, तो हो जाएगा हमारे पास 165। तो 165 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ये ध्यान रखना कि जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है, यानी कि कुछ भी मान लो मीटर में दिया है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये है पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे ईजिएस्ट मेथड। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पर जाकर के तुम अपने डाउट्स हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, चलो जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का, जिसका स्लैंट हाइट 21 है और जो डायमीटर है वो 24 है। तो इस बार तो डेसिमल वगैरह का भी टेंशन नहीं है, तुम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। बस ध्यान रखना है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। चलो समझाता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर डायमीटर दिया है 24 मीटर, तो रेडियस डायमीटर का जस्ट आधा हो जाएगा, यानी कि 12 मीटर हो जाएगा, और स्लैंट हाइट हमारा 21 मीटर दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, इस तरीके से शॉर्टकट में उसे टी ऐसे लिखोगे, ऑफ कोन का फॉर्मूला। जैसे कि मैंने बताया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर को मिलाने से हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस में आर। तो ये वाले फॉर्मूला का ही हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला एग्जाम में नहीं आए तब तुम उसे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर लिखोगे, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर भी हम 22/7 ही यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 3.14 यूज़ करने के लिए नहीं बोला गया है। मल्टीप्लाई में रेडियस के बदले में हमारा 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ साइन यानी कि मल्टीप्लाई की ही साइन है। एल का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 21 है, और आर का वैल्यू फिर से 12 हो जाएगा।
कट हो रहा है क्या? फिलहाल कट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे 22 लिखो, मल्टीप्लाई बाई 12 लिखो, फिर ये मल्टीप्लाई की साइन और इनको ऐड करके ब्रैकेट से बाहर निकालो, तो दोनों को ऐड करोगे तो 33 बन जाएगा। डिवाइड बाई में हमारे पास 7 आ गया। 7 से अभी भी कोई नंबर डायरेक्टली कट नहीं हो रहे हैं। अगर तुम्हें सेम टू सेम देखो बुक वाला आंसर चाहिए, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना जहाँ पर डिनोमिनेटर डायरेक्ट किसी नंबर से कट ना हो रहा हो, तो तुम किसी एक नंबर को कट मत करना, या फिर ये भी नहीं कि 3.14 लिख दिया, उसमें भी टीचर नंबर गलत कर देंगे। तो करना क्या है, हमें सिंपली जितने भी न्यूमरेटर्स में नंबर हैं उन सभी का मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको जा करके 7 से डिवाइड करना है। तो जब तुम इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा 8712। मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है ताकि वीडियो लेंदी ना हो, और डिवाइड बाई में हमारा 7 आ जाएगा। और फिर जब तुम इसे कट करना या डिवाइड करना, जो भी तुम करना चाहो, तो तुम्हारा आंसर निकल करके आएगा 1244, और फिर डेसिमल के बाद 57 आएगा, और फिर आगे और भी आना शुरू हो जाएगा नंबर, यानी कि ये बहुत आगे तक चलेगा। बट आपको पूरा डिटेल में नहीं निकालना है, डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट तक निकालो। और मान लो तुम्हारा बुक के जैसा सेम आंसर नहीं भी आ रहा है, यानी कि इधर तो 1244 आ रहा है, यहाँ पर 52 आ जा रहा है, 59 आ जा रहा है, तो वो सारे आंसर सही कहलाते हैं। डेसिमल में थोड़ा सा आगे पीछे चलता है आंसर। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा। और ये हमारा ये भी क्या है, एक सरफेस एरिया ही है, भले ये टोटल सरफेस एरिया है। तो यहाँ पर भी हम इसको स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे, और ये सब मीटर में दिया था तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको देखो, अगर कट करने में दिक्कत है, तुम लोगों को कट करना अगर अच्छे से नहीं आता है, तो पहले तो सीखो, क्योंकि 9th में बहुत जरूरी है, 10th में भी काम आएगा, आगे चल करके काम आएगा। या फिर अगर फिलहाल टाइम वो करना चाहते हो, बस काम चलाना चाहते हो, तो इसको जा करके साइड में डिवाइड कर देना। यहाँ सामने में डिवाइड मत करना, नहीं तो खराब दिखता है बहुत ज़्यादा। इसी नंबर को 7 से डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है मुझसे सॉल्व करिए। सो जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक भी कर लो अपने बुक में। इसमें हमसे कहा गया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि कोन का कर्व सरफेस एरिया हमें दे दिया है, और साथ ही साथ इसका स्लैंट हाइट भी बता दिया है कि 14 सेंटीमीटर है। अब हमसे कहा जा रहा है कि जो रेडियस होगा बेस का, पहले तो वो पता कीजिए, रेडियस निकालिए, और जब आपके पास रेडियस निकल करके आ जाए तो आप टोटल सरफेस एरिया भी निकालिए। ये देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 1 मार्क्स रेडियस निकालने में मिल जाएगा और 2 मार्क्स आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने में मिल जाएगा, या फिर 2 मार्क्स यहाँ पर और 1 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा, या फिर दोनों में 1.5 मार्क्स भी दिया जा सकता है। तो ये लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो ये क्वेश्चन चलो कैसे सॉल्व करना है सिखाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो इस तरीके से लिख लो कि हमें दिया क्या गया है क्वेश्चन में। तो स्लैंट हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है इतना। तो हम यहाँ से रेडियस कैसे निकालें? तो सिंपल सा तरीका है कि जो भी तुम्हें दिया हुआ है ना कर्व सरफेस एरिया, तुम इसका फॉर्मूला लगा दो। कर्व सरफेस एरिया 308 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि पाई आर एल जो हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ना, इसका वैल्यू हमें 308 दिया हुआ है। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहीं से आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है, वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से आपको रेडियस का वैल्यू निकालना है, तो आप पाई और एल का वैल्यू पुट करके ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, मल्टीप्लाई में आर है, उसका वैल्यू हमें पता नहीं है, और एल का वैल्यू 14 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। इक्वल के उस साइड में हम 308 लिख देंगे। पहले तो यहीं पर देखो ये कैंसिल हो रहा है, तो 7 के टेबल से इसको 2 टाइम पे कैंसिल कर लो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया। अब ये जो 22 और 2 है, ये इधर हमारे पास मल्टीप्लाई में है रेडियस के साथ, तो जब हम इनको इधर ट्रांसफर करेंगे तो उधर जाकर के ये दोनों डिवाइड में हो जाएंगे। यानी कि मुझे अगर रेडियस का वैल्यू चाहिए तो मैं इस नंबर को लिखूंगा 308, फिर ये वाला 22 को भी यहाँ डिवाइड में लिख दूंगा, और ये जो 2 है इसको भी मैं यहाँ पर डिवाइड में लिख दूंगा। अब तुम लोग इसको डिवाइड करो, तुम्हारा आंसर रेडी है। तो मैं डायरेक्ट इसको 22 से कट कर दूँ क्या? देखो डायरेक्ट 22 से भी कट हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे बड़े नंबर से कट करने पर, तो मैं छोटे नंबर 11 से कट करके सिखाता हूँ। देखो 11 के टेबल में बेटा 11 2 जा हमारे पास 22 हो जाएगा, ऊपर में 11 के टेबल में 11 2 जा 22 होगा, 30 में से 22 कट होगा तो हमारे पास 8 बचेगा, वो 8 आगे जाकर के इसको 88 बना देगा, तो फिर 11 के टेबल में हमारा 8 टाइम पे 88 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 के टेबल से हम लोग 14 टाइम पे इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 के टेबल में 14 टाइम पे 28 आ गया, और फिर 2 के टेबल से इस 14 को कैंसिल किया जा सकता है। 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, यानी इस तरीके से कटपीट करके जो रेडियस है वो फाइनली हमारा 7 निकल करके आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं। और ये किस चीज़ में निकलेगा? तो सेंटीमीटर में निकलेगा, क्योंकि हमें स्लैंट हाइट और कर्व सरफेस एरिया भी सेंटीमीटर में दिया था। तो ये हमारा रेडियस निकालने का निंजा टेक्निक, सिंपल सा तरीका है, कोई निंजा टेक्निक नहीं है। तो इस तरीके से रेडियस निकल गया। अब जो सेकेंड वाला पार्ट है वो और आराम से निकल जाएगा। उसमें हमसे कहा गया था कि जब रेडियस निकल जाए तो टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर, फिर ब्रैकेट में एल प्लस में आर, या आर प्लस में एल भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो यहाँ पर से फिर हम लोग पाई के बदले में 22/7 लिखेंगे, आर के बदले में 14 लिखेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, एल का वैल्यू हम लोगों को
नहीं नहीं सॉरी, आर का वैल्यू हमने 7 निकाला है, क्वेश्चन में तो एल की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, ये 4 नहीं है। उसके बाद एल का जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 14, और फिर प्लस में आर हमारे पास 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये 7 से 7 कैंसिल कर दो, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई नहीं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, ये हमारे पास ऊपर में 22 बचा, और इनको ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम ऐड करके, तो ये 14 + 27 हमारा 21 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 462 निकल करके आ जाएगा, और फिर से ये हमारा एरिया है तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर में। तो थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आराम से आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखना कि हम रेडियस कैसे निकालते हैं अगर कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ हो तो। चलो थर्ड क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन के पास। सो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक कॉनिकल टेंट है, यानी कि कोन के शेप में बना हुआ एक टेंट है, उसका जो हाइट है वो 10 मीटर है। अब ध्यान देना, यहाँ पर स्लैंट हाइट नहीं दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में आप लोगों को डायरेक्टली स्लैंट हाइट दिया जा रहा था, यहाँ पर हमें हाइट बताया गया है कि 10 मीटर हाई है, मतलब कि उसकी हाइट है 10 मीटर, और जो रेडियस है ना वो 24 मीटर है। तो पहला काम हमें करना है कि स्लैंट हाइट निकालना है, एल का वैल्यू निकालना है कितना होगा। अभी तक मैंने इसका तरीका आपको नहीं बताया है, इस वाले क्वेश्चन में आप ये सीखोगे। फिर सेकंड वाले पार्ट में कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, यानी कि हमें वो भी बताना है कि अगर हम उस टेंट को बनाते हैं कपड़े का यूज़ करके, कैनवास का यूज़ करके, तो उसका कॉस्ट कितना होगा अगर 1 मीटर का स्क्वायर जो है वो 70 रुपये का मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्टली तो नहीं बोला है, इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। देखो कभी भी क्वेश्चन अगर आए ना कि हमें टेंट बनाना है तो टेंट में कितना कपड़ा लगेगा या उस कपड़े का कॉस्ट कितना होगा, तो दिमाग में बैठा लो कि टेंट में जो कपड़ा लगता है वो सिर्फ साइड साइड में लगता है, जिसके अंदर हम बैठते हैं नीचे चटाई उटाई बिछा करके, उसका हम लोगों को सर्कल का एरिया नहीं निकालना है। तो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना रहता है अगर हमसे कपड़े का एरिया या कपड़े का कॉस्ट पूछ रहा है तो। कर्व सरफेस एरिया, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना एकदम अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो जो भी एरिया निकलेगा उसका हम लोग फिर 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 का हमारा जो कॉस्ट है वो 70 रुपये है, तो हमारा जो मान लो 100 निकल करके आ गया, तो 100 का 70 से मल्टीप्लाई, खत्म खेल। तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन कर्व सरफेस एरिया निकालने से बनेगा। लेकिन सबसे पहले तुम अब सीखो कि स्लैंट हाइट कैसे निकाला जाता है अगर हाइट दिया हुआ हो और रेडियस दिया हुआ हो तब। तो देखो यहाँ पर मैंने एक टेंट का एग्जांपल ले लिया है। इस टेंट के अंदर तुम ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब भी कोन बनता है बेटा ना, तो ये हाइट और जो रेडियस होता है ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इस वाले पॉइंट पर हमारा राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और ये जो हमारा स्लैंट हाइट है ना, ये एक्चुअल में यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करने से निकलता है। तुम लोगों को टीचर हो सकता है एक फॉर्मूला रटने के लिए बोलें, क्या फॉर्मूला रटने के लिए बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि L = रूट के अंदर h² + r², ये रट लो। लेकिन तुम इसे रटना नहीं, तुम इसे समझो कि हमारे पास L कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है जिसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं। अगर मैं इसे एक राइट ट्रायंगल की तरह देखूं, ये एक राइट ट्रायंगल है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसमें हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसे हम लोग बेस कहते हैं, और ये वाला जो हमारा साइड होता है राइट एंगल के सामने वाला, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो पाइथागोरस चाचा ने क्या बताया था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के। तो बस वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, तुम्हें ये डायरेक्ट रटने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये ध्यान रखना कि पाइथागोरस का थ्योरम क्या है। तो उन्होंने कहा था कि ये वाला साइड जो हाइपोटेन्यूज है अगर हम उसका स्क्वायर करें, यानी कि अगर हम एल का स्क्वायर करें तो वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा हाइट है तो h का स्क्वायर, और प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस हमारा रेडियस है तो r का स्क्वायर। बस इसी को तुम क्या करो, सॉल्व करो। तो इस स्क्वायर को अगर हम उधर भेजते हैं ना, तो ये L² = ऐसे रूट में हो जाता है, ये दोनों रूट में आ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला तुम अलग से नहीं रटोगे, इसे समझ करके बनाओगे, ठीक है, एग्जाम में भी, तो तुम फिर कभी इसको भूलोगे नहीं। तो यहाँ से सॉरी स्क्वायर नहीं लगेगा, स्क्वायर को मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास ना L की वैल्यू निकल जाएगी। तो L की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, h हमारे पास कितना है 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और r हमारे पास 24 है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तुम लोग कम से कम अब ना 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, जैसे तुम लोग टेबल याद किए उसी तरीके से, उससे तुम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करने में और रूट से बाहर निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से ये 10 का स्क्वायर बेटा 100 होता है, और 24 का जो स्क्वायर है ना वो 576 होता है। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा 676, और जो 676 होता है, अब इसको हम लोगों को रूट से बाहर निकालना है तब तो L का वैल्यू मिलेगा। तो जिन बच्चों को याद है वो तुरंत बता देंगे कि 676 जो है ये 26 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसको हम लिखना अगर चाहें ना तो L= ऐसे रूट के अंदर 26 × 26 लिखेंगे, और यहाँ से L का जो वैल्यू है वो 26 निकल करके आ जाएगा, और ये मीटर में निकलेगा क्योंकि रेडियस राइट हमें मीटर में दिया था।
अब मान लो तुम्हें ये याद नहीं है कि भाई ये 26 का स्क्वायर है, हमें याद नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे, क्या हम छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसको तुम फैक्टराइज करोगे, जैसे हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, देखो इस साइड में 676 लिखा इस तरीके से। उसके बाद फिर ये देखो हमारा ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6 करोगे, फिर इसको 2 3 जा 6 करोगे, 1 आगे गया तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर ऐसे ही करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, इसको फिर से डिवाइड होगा। तो ऐसे ऐसे से करते करते लास्ट में तुम लोगों को जो जो नंबर मिलेंगे वो सारे नंबर रूट के अंदर लिखना, फिर दो दो नंबर का पेयर बना करके उनको रूट से बाहर निकालना, तो तुम्हारा लास्ट में आंसर 26 ही निकल करके आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों को अगर याद नहीं है तो ये मेथड यूज़ करना, अगर याद है तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करना। इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ 30 तक का स्क्वायर याद कर लो सारे बच्चे। तो एल का वैल्यू निकल करके आ गया, यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया यहाँ पर। बस इतना ही करना है फर्स्ट वाले पार्ट में, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमसे तो स्लैंट हेट ही पूछा था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला था कि कॉस्ट ऑफ कैनवास बताइए। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैनवास बताना है तो कपड़ा कहाँ पर लगता है? साइड साइड में लगता है टेंट को बनाने पर। तो हम लोग यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले सेकेंड नंबर डाल करके इसको ऐसे लिख लो कि जो कर्व सरफेस एरिया होगा हमारा टेंट का, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो वही कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला, पाई आर एल वाला। तो यहाँ पर हम पाई के वैल्यू को 22/7 लिखेंगे, रेडियस हम लोगों को 24 दिया ही है, और जो एल का वैल्यू हमने 26 निकाला उसको पुट कर देंगे। देखो 7 किसी से कट हो नहीं रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पर सभी न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर निकल करके आएगा 13728, और डिवाइड बाई में हमारे पास 7 है, और ये जो आंसर निकल रहा है ये मीटर के स्क्वायर में निकल रहा है। अब यहाँ पर तुम लोग बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ ये कर देते हैं कि कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद ना उसको कट करने बैठ जाते हैं, डिवाइड करने लग जाते हैं, जबकि इसकी ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि देखो मेरे बच्चों, हमसे क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया पूछा नहीं है, हमसे तो कॉस्ट पूछा है, और कॉस्ट निकालने के लिए पूरा पूरा कर्व सरफेस एरिया डेसिमल में निकालो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने इतना निकाल लिया ना, इतना काफ़ी है, अब इसको डिवाइड मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि इसके बाद हम इसका 70 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिवाइड में 7 है वो तो कट हो ही जाएगा, तो जल्दी से आंसर उसमें आ जाएगा। तो इसीलिए इसको डिवाइड करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना कभी भी हम लोगों को, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया निकालना नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोले रहते ना कि बस कर्व सरफेस एरिया निकालिए, तब हम इसको डिवाइड करके डेसिमल में आंसर निकालते, लेकिन हमसे तो कॉस्ट पूछा है ना, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि नाउ जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का स्क्वायर ऑफ कैनवास, यहाँ पर लिख लेना डिटेल में तुम लोग, बस मैं इतना ही लिख देता हूँ शॉर्ट में, कि 1 मीटर के स्क्वायर का जो कॉस्ट दिया हुआ था वो हमें 70 रुपये दिया हुआ था, 70 रुपये दिया हुआ था। तो इतने मीटर के स्क्वायर का अगर हमको कॉस्ट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कभी भी अगर 1 का वैल्यू दिया रहे और ज़्यादा का वैल्यू निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए जो हमारा टोटल कॉस्ट होगा, उसके लिए हम इस कर्व सरफेस एरिया का 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 13728 डिवाइड बाई 7 का मल्टीप्लाई कर दो 70 से। तो देखो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी कि 10 आ जाएगा, ये 70 टाइम, यानी जो 7 के टेबल में हमारा 10 टाइम पे 70 आता है। अब बस इसका 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा, और हमें पता ही है कि 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ करना नहीं रहता है, सिंपली बस इस नंबर को एज इट इज़ उतारो, 13728 को एज इट इज़ उतार करके ये जो जीरो है उसको लास्ट में लगा दो, और ये हमारा कॉस्ट निकला है ना, तो बगल में ऐसे रुपी लिखना मत भूलना, ये नहीं कि इसमें मीटर का स्क्वायर लिख दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉस्ट है जो रुपी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा फाइनल कॉस्ट निकल करके आएगा। आई होप तुमसे ये क्वेश्चन भी बहुत आराम से बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि अगर कट नहीं हो रहा है तो मत करो, यानी कि अगर डायरेक्ट कट हो जाता है ना तो हम लोग कर भी देते, अगर फटाफट ये कट हो जाता है यहाँ पर तो हम कर देते कट, लेकिन कट हो नहीं रहा था, डेसिमल में आंसर आता है, फिर उसका 70 से मल्टीप्लाई करते तो इसी के आसपास ही आंसर आता है। तो ये है इसका परफेक्ट तरीका सॉल्व करने का। सो फोर्थ क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना सीख लिया, अगर नहीं सीखा है तो कमेंट करके बता देना, तुम लोगों की पिटाई करूँगा। और हाँ, यहाँ पर ना ये जो हमारा नोट्स बन रहे हैं ना, ये सारी चीज़ जो मैं लिख करके यहाँ पर तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, इनका नोट्स भी तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से भी, और जो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक पेज बनाया है जिसमें जाकर के तुम फॉर्मूला सीट और नोट्स वगैरह सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम लोग डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कर लेना, वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दिए हैं, ठीक है, फ्री वाले। तो चलो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, 5वां वाला क्वेश्चन, हम उसे सॉल्व करते हैं। सो जो 5th वाला क्वेश्चन है ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। तो 5th वाले में हमसे कहा गया है कि व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 मीटर and base radius 6 मीटर। अब ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा इसमें क्या कह रहा है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। टर्पोलिन बेटा ना प्लास्टिक होता है, जनरली आप लोग अगर कभी बाजार वगैरह गए होगे तो देखना टेंट जो लगता है ना बाजार में, सब्जी वगैरह बेचने वाले लोग जो टेंट लगाते हैं वो टर्पोलिन का ही रहता है। तो जो टर्पोलिन होता है वो एक्चुअल में हमारा रेक्टेंगल के शेप में होता है। तो उस रेक्टेंगल के शेप के टर्पोलिन से, प्लास्टिक से हमें एक टेंट बनाना है, और उस टेंट का हम लोगों को हाइट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है।
हमसे बोला गया है कि उस टर्पोलिन का लेंथ कितना होगा ये बताइए। तो ये ऐसे डायरेक्टली नहीं निकलेगा, हमसे आगे कुछ और हिंट दिए हुए हैं, उनका यूज़ करके निकलेगा। आगे हमसे कहा गया है कि एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। यानी कि जब हम लोग उस रिक्टेंगल शेप के प्लास्टिक का यूज़ करके जब टेंट बनाएंगे तो डायरेक्ट तो मोड़ करके बन नहीं जाएगा, थोड़ा सा सिलना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा कहीं कहीं से। तो जो एक्स्ट्रा कट हो रहा है ना, फालतू में जो वेस्ट हो रहा है, वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रहेगा, उसको लास्ट में आप लोगों को मिला देना है। अब हम लोगों से एक चीज़ और कहा गया है कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना है इस बार पाई का वैल्यू 22/7 यूज़ नहीं करेंगे। अगर 22/7 यूज़ करके बना दिए, आंसर हमारा लगभग सेम आ भी गया तो भी उसको गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको अगर लिखा हुआ है पाई का वैल्यू 3.14 तो पाई का वैल्यू 3.14 ही यूज़ करना है। ठीक है, तो हो सकता है अभी भी बहुत सारे बच्चों को डायरेक्टली ये समझ में नहीं आया हो जो मैंने एक्सप्लेन किया। मैं तुम लोगों को चलो डायग्राम के थ्रू और डिटेल में इसको सॉल्व कैसे करना है उसके थ्रू समझाता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हुआ ये है ना कि हमारे पास एक रेक्टेंगल का शेप दिया हुआ है। ये मान लो एक कागज़ है, प्लास्टिक है, इसको मोड़ करके इस तरीके का एक कोन बनाना है। और यहाँ पर जो रेक्टेंगल का शेप वाला हमारा प्लास्टिक है, इसका विड्थ हम लोगों को दिया हुआ है 3 मीटर, और हमसे बोल रहा है इसका लेंथ बताइए कितना होगा। तो आखिर हम कैसे पता कर सकते हैं इसका लेंथ भाई? कुछ तो तरीका होना चाहिए ना। तो सिंपल, तुम इसमें ध्यान मत दो, तुम इसमें ही ध्यान दो फिलहाल। अगर तुम लोग इसका एरिया पता कर लो कि ये जो हमारा टर्पोलिन है, प्लास्टिक है, इसका एरिया कितना है, तो तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है एरिया वाला क्लास 7-8 में। क्या होता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला? लेंथ इंटू विड्थ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया होता है। तो अगर हमारा एरिया निकल करके आ जाए और हमारे पास ब्रेथ तो पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग उसी फॉर्मूला का यूज़ करके इसका लेंथ बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो मेन फोकस करना है इसका एरिया निकालने में। तो भाई इसका एरिया कैसे निकाले? अब हम लोग एरिया के लिए तो हमको उसका लेंथ का जरूरत पड़ेगा, तो टेंशन ना लो, हम इसका डायरेक्टली एरिया नहीं निकालेंगे। हम आते हैं कोन के पास। ये जो टेंट हमारा बना है ये इसी से तो बना हुआ है, तो इसका मतलब कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी किसी भी कपड़े से, प्लास्टिक से हम टेंट बनाते हैं तो साइड साइड में ही यूज़ होता है, नीचे सर्कल में यूज़ नहीं होता है। तो इसका मतलब कि इस टेंट का जितना कर्व सरफेस एरिया होगा उतने ही एरिया इस वाले प्लास्टिक का होगा, टर्पोलिन का होगा। मतलब कि हमें एक्चुअल में ना पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इसका कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा तो इसका एरिया मिल जाएगा, और वहाँ से हम इसका लेंथ बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और लास्ट में फिर जो हमारे पास 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा दिया हुआ था ना, उसको हम मिला देंगे तो हमारा एक्चुअल लेंथ निकल करके आ जाएगा। तो चलो इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है टेंट का, और टेंट के कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, एल की जरूरत पड़ेगी, वो नहीं दिया है। फिर से हमें हाइट और रेडियस दिया हुआ है, तो हमने तो स्लैंट हाइट निकालना सीख लिया पिछले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखो जल्दी से कि हमें रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर और हमें जो है हाइट दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमने क्या सीखा कि L इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, और ये रूट के अंदर क्यों जाता है ये भी तुमने सीख लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पिछले ही क्वेश्चन में क्लियर करा दिया है। तो यहाँ से L इक्वल टू हो जाएगा, H हमारे पास है 6 नहीं 8 है तो 8 का स्क्वायर, और R हमारे पास 6 है यानी कि 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 36 और ये हो जाएगा 64। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 64 प्लस में 36, और इनको ऐड करने पर कितना आता है? 100 आता है। तो रूट के अंदर अगर 100 है तो इसको तो रूट से कोई भी बच्चा भी बाहर निकाल लेगा, क्योंकि 100 जो होता है वो 10 × 10 करने से आता है। यानी कि L का जो वैल्यू होगा वो हमारा 10 मीटर निकल करके आ जाएगा। स्लैंट हाइट निकल करके आ गया। अब हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इसका? जो कर्व सरफेस एरिया होगा टेंट का वही हमारा मेन है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई आर एल बोले तो पाई का वैल्यू हमसे क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है 3.14 यूज़ करने का, तो 3.14 लिखेंगे। रेडियस हम लोगों को 6 दिया हुआ है और एल का वैल्यू हमने 10 निकाल लिया। तो सिंपली बस इन तीनों का तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो इनका जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो बस इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेना, और 10 की वजह से डेसिमल को एक डिजिट आगे खिसका देना। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारे पास निकल करके आ जाएगा 18.84। तो मैं उसको क्या लिखूंगा 188.4, क्योंकि जब हम 18.84 का मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो डेसिमल हमारा यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। यानी तीनों का तुम मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो इतने ही मीटर का स्क्वायर क्या होगा भाई? ये जो कर्व सरफेस एरिया निकला है इस टेंट का, यही एरिया होगा इसका। जो टर्पोलिन का एरिया होगा वो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा। अब इसको तुम डिटेल में नीचे में मैं लिख भी देता हूँ, इसको तुम लोग समझ भी लो कि जो एरिया ऑफ टर्पोलिन होगा, एरिया ऑफ टर्पोलिन ये कितना होगा? ये इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के।
ठीक है। कोन का जितना भी कर्व सरफेस एरिया है उतने ही हमारे टर्पोलिन का भी एरिया होगा। तो यहाँ पर से हमारा एरिया ऑफ टर्पोलिन कितना निकल कर के आ गया, जो एरिया ऑफ टर्पोलिन है वो निकल कर के आ गया 188.4। और मैंने क्या बताया कि जो टर्पोलिन है वो किस शेप में है, वो एक रेक्टेंगल के शेप में होता है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, इसके एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू में विड्थ या फिर ब्रेथ। तो हमको क्वेश्चन में वहाँ पर वाइड लिख करके दिया हुआ था, विड्थ लिख करके दिया हुआ था, इसीलिए मैं लेंथ इनटू विड्थ वाला फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। तुम यहाँ पर ब्रेथ भी लिख सकते हो, एक ही मतलब होता है दोनों का। तो ये हो जाएगा इतना। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हमें 3 दी हुई थी, हम लोग यहाँ पर इसको लेंथ इनटू में 3 लिखेंगे और इक्वल के उस साइड में 188.4 करेंगे। हमें तो लेंथ निकालना है तो 3 को भी ट्रांसफ़र कर दो, तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 188.4 और डिवाइड बाई में 3। अब इसको जब तुम कट करोगे तो फाइनली तुम्हारा जो लेंथ निकल करके आएगा वो आएगा 62.8 मीटर। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों फाइनल आंसर नहीं है, क्वेश्चन तुमने अगर लास्ट तक पढ़ा होगा तो क्वेश्चन में एक चीज़ साफ साफ लिखा था कि हमारे पास वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी है ना। क्वेश्चन में लिखा था ना कि हम लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल भी यूज़ करना है, जो कि है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि बट जो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है वो कितना है, तो वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और ये मीटर में है, तो दोनों को प्लस डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 डिवाइड बाई 100 लिखो, तो अब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल और इस 0 की वजह से यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 0.2 मीटर हमारा हो जाएगा ये एक्स्ट्रा मटेरियल। और पॉइंट के इधर कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया जाता है। तो 0.2 मीटर जो है ना वो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है। तो इसलिए फाइनली जो तुम्हारा एक्चुअल लेंथ निकल करके आएगा, क्वेश्चन में जो फाइनल आंसर निकल करके आएगा, लेंथ तो हमने पहले निकाल लिया, लेकिन जो एक्चुअल लेंथ है वो हमारा कितना हो जाएगा भाई। तो उसके लिए हम इस वाले नंबर में, यानी कि जो हमने लेंथ निकाला है उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ हो रहा है उसको हम जोड़ देंगे 0.2 को। तो यहाँ पर जब तुम इसको ऐड करोगे तो 8 और 10 तुम्हारा 10 का 0 हो जाएगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 63 पॉइंट में 0 हो जाएगा, तो 0 को नहीं लिखोगे, डायरेक्ट तुम 63 मीटर लिखोगे। तो यही तुम्हारा फाइनल लेंथ निकल करके आया और यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। ये वाला जो पार्ट मैंने कराया है ना, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है, क्योंकि बाकी बच्चे लोग यहाँ तक बना लेते हैं, बस इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारा लेंथ कैसे निकलेगा। तो लेंथ निकालने के लिए इसका एरिया वाला फॉर्मूला लगेगा और वहाँ से हमारा लेंथ निकल करके आएगा। ठीक है, चलो अगर कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम का, जैसे मैंने बताया, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे आकर के तुम लोग डिस्कस चीज़ों को कर सकते हो, किसी भी टाइप के डाउट को। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, उसे भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सो 6th वाला क्वेश्चन तो 5th वाले से सिंपल ही है। इसमें हमसे कहा गया है कि द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम बार 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक कोन के शेप में टॉम दिया हुआ है, उसकी स्लैंट हाइट है 25 मीटर और जो डायमीटर है वो है 14 मीटर। आगे हमसे कहा गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर का स्क्वायर। यानी कि इस टॉम्ब के कर्व सरफेस एरिया में हम लोगों को पेंट कराना है, वाइट वॉश कराना है, तो उसका कॉस्ट कितना होगा ये पूछा गया है। बस दिक्कत क्या है कि इस क्वेश्चन में घुमाया क्या है ना, कि हमें नॉर्मली जो कॉस्ट दिया रहता है वो 1 मीटर का स्क्वायर दिया रहता है। जैसे यहाँ पर जो कॉस्ट दिया था 1 मीटर का स्क्वायर का 70 रुपी, तो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल करके 70 से मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 100 मीटर के स्क्वायर का कॉस्ट, तो इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जबकि ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसको हम लोग बहुत ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करके इसको समझाता हूँ कि इस टाइप से कभी भी अगर कॉस्ट दिया हो, चाहे 100 मीटर के स्क्वायर का दिया हो, चाहे 200 मीटर के स्क्वायर का दिया हो, हम उसको आसानी से कैसे पता कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तभी हम कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमें स्लैंट हाइट दिया हुआ है 25, हमें डायमीटर दिया हुआ है 14, तो रेडियस हमारा आधा हो जाएगा डायमीटर का, यानी कि 7 हो जाएगा रेडियस। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला πr/l, हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग पाई का वैल्यू हम लोग कितना यूज़ करेंगे 22/7, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में 3.14 यूज़ करने के लिए नहीं कहा गया है। तो तुम वहाँ पर जिस भी क्वेश्चन में वो चीज़ ना लिखा हुआ हो वहाँ पर 22/7 ही यूज़ करोगे। फिर रेडियस के बदले में 7 हो गया और स्लैंट हाइट के बदले में 25 हो गया। सबसे पहले 7 से 7 को कैंसिल कर दो, 22 का 25 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 550, यानी कि 550 मीटर का स्क्वायर हमारा कर्व सरफेस एरिया है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या बताया गया था क्वेश्चन में, वो देखना ना, इंटरेस्टिंग चीज़ हमसे बोला था कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश। अगर हम वाइट वॉश करना चाहें 100 मीटर के स्क्वायर को, तो हमारा जो कॉस्ट है वो निकल कर के आ रहा था 210 रुपी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
हम लोगों को ये पता है बच्चों कि अगर 1 मीटर का स्क्वायर का अगर कॉस्ट हमें पता चल जाए तो हम लोग जितने का भी दिया हुआ है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही सिंपल सा तरीका है। लेकिन यहाँ पर जो कॉस्ट दिया है वो 100 मीटर का स्क्वायर दिया है, तो इसका फिर आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है कि तुम यहाँ से ये पता करो कि 1 मीटर के स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, और वो भी बहुत डिटेल में नहीं पता करो, सिंपल तरीके से पता करो। कैसे सिंपल तरीका है, चलो समझाता हूँ। देखो यहाँ पर 100 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू इतना लिखा है ना, तुम 100 को उधर ट्रांसफर कर दो, यहाँ पर तुम डायरेक्ट क्या करो, बस 1 मीटर का स्क्वायर लिखो। ये मत यहाँ पे जीरो मत कर देना कि सर हम 100 को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या हम लोग वहाँ पर जीरो लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखो 100 को हम 100 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हैं, 100 को हम 100 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक 1 मान लो मल्टीप्लाई में छुपा हुआ है, तो हम उस 1 को यहाँ पर उतार देंगे और जो 100 हमारा था उसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इधर हमारे पास 210 है, डिवाइड बाई में 100 हो जाएगा, यानी 1 मीटर के स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो इतना निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो क्वेश्चन को और घुमा दिया जाए, बोल दिया जाए कि हमारा 150 मीटर के स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, तो फिर हमको टोटल कॉस्ट बताना पड़े, तो बताइए कैसे निकालेंगे? उसमें भी वही काम करना कि यहाँ पर 1 मीटर के स्क्वायर लिखना और 150 अगर दिया हो तो उसको उधर ट्रांसफ़र कर देना। तो ये प्रोसेस को रटना नहीं है, इस चीज़ को समझना है। यानी कई बार क्या करते हैं बच्चे लोग ना कि इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे रट लेते हैं इस क्वेश्चन को, कि हमें अगर 100 का दिया हो तो डिवाइड बाई 100 हम कर देंगे, उसका तरीका नहीं समझते हैं कि आखिर 100 से डिवाइड क्यों किया जाता है। तो ये है उसका रीज़न कि 100 का दिया है तो हम 1 का निकालने के लिए डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल सा काम करेंगे कि जो टोटल कॉस्ट होगा हमारा वाइट वॉश का वो निकाल देंगे। तो इसलिए जो टोटल कॉस्ट निकल करके आएगा वो कैसे निकलेगा, तो 1 मीटर का कॉस्ट हमें पता है 210 डिवाइड बाई 100 है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे 550 से, क्योंकि हमारे पास 550 मीटर का स्क्वायर का एरिया को हमको वाइट वॉश कराना है। तो सबसे पहले नीचे का 2 जीरो से ये ऊपर के 2 जीरो हो गए कैंसिल, बचा हमारे पास 21 और 55। इनका अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, पहले तो रुपी लिख देता हूँ क्योंकि रुपी में आंसर आएगा, और आंसर हो जाएगा 1155, यानी कि 1155। तो इस तरीके से तुम लोग कॉस्ट निकाल सकते हो बहुत ही आराम से। कभी भी अगर उल्टा सीधा इस तरीके से कॉस्ट दिया हुआ हो तो भी हम टोटल कॉस्ट ईजिली निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना है, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, मैंने इसे बहुत पहले सीखा था, क्लास 10th 11th में जब था उस टाइम सीखा था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसे जल्दी से देखते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोकर वाला, कैप वाला, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो 7th वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जोकर कैप जो है ना वो किस फॉर्म में है, तो एक राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है, जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, यानी कि उसी तरीके के अगर हमको 10 कैप्स बनाने हो तो उसमें कितने कागज़ का यूज़ होगा, कितने एरिया ऑफ शीट का यूज़ होगा, ये बताना है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये कहा गया, बेटा देखो जोकर का जब कैप बनता है तो तुम अगर कागज़ से मान लो जोकर का कैप बना रहे हो तो कहाँ कहाँ पर तुम कागज़ यूज़ करोगे, साइड साइड में यूज़ करोगे ना। कैप में तो साइड साइड में यूज़ रहेगा, जो सर्कल वाला एरिया रहेगा तो वो तो खुला रहता है, उसको पैक कर देंगे तो भैया वो कैप तो कहलाएगा ही नहीं। तो हमें पहले सिंपली साइड साइड का एरिया निकालना है एक कैप का। अगर हमें एक कैप का साइड साइड का एरिया पता चल जाए तो उसका हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 10 कैप के साइड साइड का एरिया पता चल जाएगा। इसका मतलब हमें वो एरिया पता चल जाएगा जितने का सीट का ज़रूरत है हमें 10 कैप्स को बनाने के लिए। तो हमें सिंपली क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है एक कैप का और उसका 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ता है, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। यहाँ पर हाइट दिया हुआ है 24, तो हम फिर से यहाँ पर जल्दी से स्लैंट हाइट निकालते हैं, चलो कॉपी में। तो यहाँ पर हमें हाइट दिया है 24, रेडियस दिया हुआ है 7। स्लैंट हाइट के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं, L इक्वल टू रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। तो L इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा रूट के अंदर h का वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर, और रेडियस है 7 तो 7 का स्क्वायर। सो फाइनली ये हो जाएगा 576, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। दोनों को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 625। 625 किसका स्क्वायर होता है पता है, 25 का स्क्वायर होता है, यानी 25 मल्टीप्लाई 25 करते हैं ना तो 625 आता है। तो यहाँ से L का जो वैल्यू है वो हमारा 25 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा, यानी कि स्लैंट हाइट हमारी 25 हो जाएगी। अब जब हमें स्लैंट हाइट पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, सिंपली कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप, एक कैप का कर्व सरफेस एरिया, यानी कि
हम लोगों को सिंपल यहाँ पर पाई आर एल का वैल्यू निकालना है। तो पाई के बदले में फिर से 22/7 यूज़ कर लिया। उसके बाद आर के बदले में हमारे पास 7 है तो 7, और एल के बदले में 25 हमने निकाल लिया, तो ये 25 कर लेंगे। 7 से 7 कैंसिल होगा, 25 का 22 से फिर मल्टीप्लाई हो रहा है जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये हमारा 550 आ जाएगा, और इस बार हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा, लास्ट क्वेश्चन में मीटर में आया था। तो इतना जो एरिया होगा ना, एक कैप को बनाने के लिए यूज़ होगा। लेकिन हम लोगों से तो 10 कैप के लिए बोला गया है, तो 10 कैप के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। अगर एक कैप का हमको पता है तो 10 कैप का निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर तुम लिखो, इसलिए जो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, हमें एरिया ऑफ शीट लगेगा फॉर 10 सच कैप्स। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था सेम टू सेम वैसे ही हम भी लिख देते हैं। तो इसके लिए हम एक के एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, हमारे पास एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5500 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि इतना ही एरिया ऑफ शीट का जरूरत पड़ेगा अगर हमें 10 कैप्स बनाने हैं तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब चलते हैं 8th नंबर वाले क्वेश्चन के पास और फटाफट उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, और तुम लोग वहाँ पर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना अपने डाउट्स पूछने के लिए। सो 8th वाले क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड। सिंपल लैंग्वेज में अगर ये कहा जाए तो वहाँ पर एक बस स्टॉपेज बनाया गया है। मान लो कि यहाँ पर एक साइड में बस स्टॉप बनाया गया है रोड के बगल में, तो उस बस स्टॉप को बनाने के लिए सिंपली क्या किया गया है ना, कि हमारे पास 50 हॉलो कोन्स का यूज़ किया गया। तुमने अगर देखा भी होगा, ट्रैफिक वाले लोग एक ऑरेंज कलर का कोन यूज़ करते हैं ताकि दूर से ही दिख जाए, तो छोटे छोटे उन्होंने 50 कोन्स का यूज़ किया है ऐसे साइड साइड में रख करके, और एक बस स्टॉप बना दिया है। अब हमसे ये कहा गया है कि जो कोन है ना, उनका बेस का डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन के बेस का डायमीटर 40 है, यानी कि रेडियस 20 हो जाएगा, और जो हाइट है वो है 1 मीटर, हाइट मीटर में दिया है, ध्यान रखियो। अब उसके बाद हमसे बोल रहा है कि इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज़ टू बी पेंटेड, यानी कि बाहर बाहर हम लोगों को क्या करना है, कोन को पेंट करना है ताकि दूर से ही दिख जाए कि वहाँ पर भैया बस स्टॉपेज है, कोई आदमी आकर के वहाँ पर अपना कार मत पार कर दे। तो उसके लिए हमको बोला गया है कि उसको पेंट करना है, कोन को पेंट करना है, 50 कोन है, सभी को पेंट करना है। और हमसे बोला गया है कि जो कॉस्ट है पेंटिंग का वो है 12 रुपी पर मीटर का स्क्वायर, यानी 1 मीटर का स्क्वायर का जो पेंट करने का कॉस्ट है वो 12 रुपी है। तो हमसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, यानी कि टोटल सभी कोन्स को अगर हम पेंट करना चाहें तो हमारा जो टोटल कॉस्ट निकल करके आएगा, टोटल जो खर्चा पड़ेगा वो कितना पड़ेगा अगर हम पूरे 50 कोन्स को पेंटिंग करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो दिमाग में तुम ये लेकर के आओ कि अगर हमें कोन को पेंट करना है तो बाहर बाहर साइड साइड में पेंट करना है, जिसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। पहले एक कोन का कर्व सरफेस एरिया पता करेंगे, फिर उसका 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सभी कोन का यानी जो 50 कोन्स हैं उनका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। लेकिन कर्व सरफेस एरिया के लिए स्लैंट हाइट का जरूरत होता है, और यहाँ पर हमें हाइट दिया हुआ है, तो हमें पहले स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग वहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे एक कोन का, फिर 50 कोन का, और जितना भी कर्व सरफेस एरिया निकलेगा उसका हम 12 रुपी पर मीटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल कॉस्ट जो है पेंटिंग का वो निकल जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट। बस ध्यान ये रखना है कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना है, और एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पर ना हमें रूट का 1.04 का जरूरत पड़ेगा। तो रूट के अंदर 1.04 को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये हमारा 1 पॉइंट में 0.2 बन करके बाहर निकलता है। ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन आप लोगों को यही वैल्यू यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। और ऐसे ही तुम लोगों को एग्जाम में भी दिया रहेगा, टेंशन मत लो। ये मत सोचना कि एग्जाम में सर हमको याद नहीं रहेगा 1.04 का वैल्यू कितना होता है, तो एग्जाम में भी तुम्हें इस टाइप से दिया ही रहेगा अगर ये क्वेश्चन टीचर देते हैं तो। ठीक है, तो चलो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसका कहाँ पर जरूरत पड़ेगा, सारी चीज़ें हम लोग कॉपी में देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें हाइट दिया हुआ है 1 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो रेडियस निकाल लो, रेडियस डायमीटर का जस्ट आधा होता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान ये रखना है कि हमें जो कॉस्ट है वो मीटर के स्क्वायर में दिया है, तो हम क्यों ना यहाँ पर इसको भी मीटर में पहले ही कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए हमें सेम यूनिट चाहिए, एक मीटर में एक सेंटीमीटर में है, तो या तो इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा या तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम इसको ही मीटर में बदल लेते हैं, और तुम्हें पता है मीटर में बदलने के लिए क्या करना रहता है, सेम अभी 20 सेंटीमीटर को हमने क्वेश्चन नंबर 5 में शायद वहाँ पर चेंज किया था
ना, तो 20 डिवाइड बाई में हम 100 कर देंगे और इसको कट पिट करने के बाद हमारा 0.2 वहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो 0.2 मीटर जो है वो हमारा रेडियस निकल करके आ गया। अब हम लोगों को स्लैंट हाइट की जरूरत है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन किया कि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो स्लैंट हाइट के लिए रूट के अंदर हमारा h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा रूट के अंदर h का वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर और रेडियस हमने 0.2 निकाल लिया है, तो ऐसे ब्रैकेट करके 0.2 का स्क्वायर लिख देना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है बच्चे लोग ने, इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ क्या होता है पता है, 1 का स्क्वायर को तो 1 लिखते हैं, 0.2 का स्क्वायर को 0.4 लिख देते हैं, जबकि 0.2 का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे फिर से 0.2 से स्क्वायर है, यानी कि इसी नंबर का एक बार और मल्टीप्लाई हो रहा है इसी नंबर से, तो जब 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 होता है तो वो हमारा 0.04 निकल करके आता है। ये चीज़ का बस ध्यान रखना, इसी में बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं सबसे ज़्यादा। तो जब हम इनको आपस में जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1.04, और तुम लोगों ने देखा क्वेश्चन में 1.04 जो दिया हुआ था उसका वैल्यू 1.02 वो इसीलिए दिया था ताकि हमें स्लैंट हाइट निकालने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसको जब तुम एग्जैक्ट निकालोगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा निकल करके आएगा, वो भी 1.02 नहीं निकल करके आएगा, वो 1 पॉइंट में तुम्हारा 019 इस तरीके से निकल करके आता है। तो फिलहाल हम लोग इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम जो बुक में आंसर दिया हम उसी को यूज़ करेंगे, यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे 1.02 स्क्वायर रूट से बाहर निकाल करके, रूट से बाहर निकाल करके। तो ये हमारा स्लैंट हाइट निकल करके आ गया, इसका बहुत खास ज़रूरत पड़ने वाला है, इसलिए इसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ। अब हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो पाई का वैल्यू हमें बोला गया है क्वेश्चन में 3.14 यूज़ करने के लिए, हम वो यूज़ करेंगे। रेडियस के बदले में हमारा 0.2 मीटर हो जाएगा, और जो स्लैंट हाइट है वो अभी हमने फाइंड किया 1.02। इन सभी का तुम लोग मल्टीप्लाई करो इत्मीनान से बैठ करके, यहाँ पर बस मल्टीप्लाई ही करने में टाइम लगेगा जो भी, तो तुम लोगों को जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा 0.64056। ये हमारा इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर निकल करके आएगा, यानी कि इतना ही हमारा मीटर का स्क्वायर जो है ना वो है एक कोन का कर्व सरफेस एरिया। लेकिन हमारे पास तो टोटल 50 कोन्स हैं, हमें पूरे 50 कोन्स में पेंट करना है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे कर्व, इसलिए जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा 50 कोन का, वो निकालने के लिए सिंपली इसका 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 0.64056 जब करोगे तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा 32.028। ठीक है, बैठ करके मल्टीप्लाई करते रहना, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में जो काम होगा ना वो तुम्हारा मल्टीप्लाई वाला काम होगा सबसे ज़्यादा। तो ये निकल करके आ गया 50 कोन का कर्व सरफेस एरिया, ये बहुत ज़रूरी है, इसको भी डब्बे में क्लोज कर देते हैं। अब हमसे क्या कहा गया था कि इतने ही एरिया में हमें पेंट करना है, हमें 50 कोन्स के कर्व सरफेस एरिया में पेंट करना है, यानी कि इस वाले पार्ट में इतने एरिया में पेंट करना है। तो हमें बोला गया था जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पेंट या फिर पेंटिंग, जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें दिया है 1 मीटर का स्क्वायर का, 1 मीटर के स्क्वायर का कॉस्ट है 12 रुपये, 12 रुपये दिया हुआ था ना, तो हमें तो इतने मीटर के स्क्वायर में करना है, तो इसका मतलब 12 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा टोटल कॉस्ट निकल करके आएगा, बच्चा पार्टी दिख रहा है ना क्लियरली, तो जो टोटल कॉस्ट निकल करके आएगा वो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 32.028। अब इनका जब फिर बैठ करके मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार तुम्हें बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा 384.336। और इसे ही एस्टिमेट करके राउंड ऑफ करके तुम्हारे बुक में जो आंसर दिया है ना, ये देखो हमारे पास जब 3 डिजिट में आंसर आता है, हमें बस 2 ही डिजिट तक अगर लिखना है, तो लास्ट वाला नंबर अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो ये वाला नंबर नेक्स्ट नंबर में मूव कर जाता है। ये क्लास 6 में एस्टिमेट करना मैंने सिखाया था, यानी कि अगर हम इसको आंसर देखो इतना भी आंसर लिखोगे तो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें बुके वाला आंसर लिखना है एकदम, तो तुम इसे ऐसे लिखोगे 384 पॉइंट में ये 33 बन जाएगा तुम्हारा 34, क्योंकि यहाँ पर 3 के बाद जो अगला नंबर है वो 5 से ज़्यादा है। अगर 5 से कम रहता, मान लो यहाँ पर ये 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, तो हम इसको 3 के बदले 3 ही लिखते, ये तरीका होता है। ठीक है, तुम एग्जैक्ट आंसर लिखने के लिए, बाकी इतना जरूरी नहीं रहता है, तुम एग्जाम में अगर डेसिमल में आगे पीछे लिखते भी हो तो भी वो सही आंसर ही कहलाता है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप तुम लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक वाला समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ओपन है, टेलीग्राम पे जाकर के डिस्कस कर सकते हो अपने डाउट्स। और ये जो नोट्स तुम लोग डाउनलोड करना चाहो तो मैंने पेज बना दिए हैं, पेज से जाकर के तुम लोग डायरेक्टली सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।